गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय ग्रामीण महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र के बीए तृतीय वर्ष और प्रथम पत्र चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था। आज हम लोग जनजातियों का जो नाती व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था, उसको अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे जनजातियों के वर्गीकरण, है ना, भौगोलिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे और उनके विकास के आधार पे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने बीए तृतीय वर्ष के तो ये चैप्टर है आज का हम लोग का, जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था, है ना, किनशिप सिस्टम एमॉन्ग ट्राइब्स। ठीक है, तो आज हम लोग चले देखते हैं। देखिए, लगभग सब जानते होंगे नातेदारी व्यवस्था क्या होती है ना, नातेदारियों की संरचना क्या होती है, नातेदारी क्या है ना, क्योंकि लगभग हम देखें तो ये हर समाज में पाई जाती है नातेदारी व्यवस्था, है ना। वो आपका सभ्यता हो, सभ्य समाज हो, या फिर जनजातीय समाज हो, है ना, या सभी समुदायों में भी पाई जाती है। हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो, सभी समुदायों में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि किसी भी समुदाय की सामाजिक संरचना तथा अंतर्व्यक्ति संबंधों को समझने के लिए उस समुदाय में पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अर्थात किसी भी समुदाय की सामाजिक संरचना मतलब क्या होता है, ढांचा, है ना। तो उसी प्रकार से जो समाज बना होता है वो कहीं ना कहीं एक संरचना, एक ढांचा के आधार से ही बनता है ना। अर्थात हम देखें तो जिस तरह से एक परिवार होता है, एक परिवार में आपके पिता होते हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, है ना, फिर उनके बच्चे होते हैं ना। तो सभी व्यक्तियों का, सदस्यों का अपना अपना कार्य होता है अपने स्थान पर रहकर। ठीक है, अर्थात एक ऐसा संरचना जिसके माध्यम से एक परिवार चलता है और एक ऐसा संरचना जिसमें एक समाज चलता है ना। समाज अर्थात उस समाज के रहने वाले लोग, है ना। जैसे हम देखें तो आप लोग जानते होंगे कि समाज में क्या होता है, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, है ना, वार्ड होते हैं। तो उनके द्वारा बताई गई और कही गई बातों को सब अनुसरण करते हैं, है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जैसे हमारा भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान जो है उसमें हर अनुच्छेद, हर भाग में जो लिखा गया है उसी के अनुसार से हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट, हमारा भारत चलता है ना। तो हमें उस संरचना को नहीं बल्कि हमें सामाजिक संरचना को देखना है, जनजातीय संरचना, है ना। तो जो जनजाति में रहते हैं लोग, उनके बीच में भी देखिए तो रिलेशन पाई जाती है, एक दूसरे का संबंध होता है। और वो संबंध हम देखें तो अंतर्व्यक्ति संबंध को होते हैं, है ना। अंतर्व्यक्ति मतलब हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये यदि कोई पिता और पुत्र हैं, है ना, तो उनके अंतर्व्यक्तिक संबंधों से यह महसूस कर सकते हैं कि ये दोनों पिता पुत्र हैं, है ना। परंतु हम देख कर ये नहीं कह सकते हैं कि ये पिता पुत्र है। ठीक है, अर्थात उसके अंतर व्यक्ति जो संबंध होता है ना, मतलब इंटरैक्शन, तो उस माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों पिता पुत्र हैं। ठीक है, तो अंतर्व्यक्ति समझने के लिए, है ना, जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, नातेदारी मतलब जैसे हम लोग देखे हैं तो हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें हर व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता होता है, एक नाता होता है। जैसे हम देखें तो पिता का, पुत्र का, माँ का,
है ना, बहन का, भाई का। तो ये क्या है, ये हम देखें तो दो व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, ठीक है, और जिसके माध्यम से हम अपना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। जनजातियों के जीवन के आंतरिक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। जो जनजाति हैं उनके आंतरिक पक्ष, आंतरिक मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उनके व्यवहारों को, उनके संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रयत्न करने वाले में से कुछ मानव शास्त्री भी हैं, कुछ समाजशास्त्री भी हैं, है ना। तो उसमें हम देखें मानव शास्त्री में आपका लुइस मॉर्गन है, मॉर्गन का आप लोग नाम सुने ही होंगे। रेडकिल ब्राउन है, मर्डॉक हैं, लेवी स्ट्रॉस हैं, मेलिनोव्स्की हैं तथा हेनरी मैन है ना। इनका जो नाम है ना जनजातियों के अध्ययन में प्रथम श्रेणी में लिया जाता है, ठीक है। जो मर्डॉक है, रेडकिल ब्राउन है ना, और आपका मॉर्गन है, लेवी स्ट्रॉस हैं, मेलिनोव्स्की हैं, हेनरी मैन है, इनका जो नाम है वो श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही ऐसे पर्सन थे ना जिन्होंने जनजातियों के ऊपर अध्ययन प्रारंभ किया था, ठीक है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातियों के ऊपर शोध, अध्ययन और उनके बीच जाकर अध्ययन प्रारंभ किया, ठीक है। इसीलिए इनको प्रथम श्रेणी के रूप में माना जाता है, ठीक है। वास्तविकता यह है कि मानव सभ्यता के आरंभ काल से ही व्यक्ति सुरक्षा, मानसिक संतुष्टि और सामूहिकता के लिए प्रयत्न करता रहा है ना। अर्थात जो मानव का विकास हो रहा था, जब मानव का सभ्यता का आरंभ हो रहा था, उसी समय हम देखें तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा, ठीक है, और मानसिक संतुष्टि और सामूहिकता के लिए प्रयत्न करता रहा, ठीक है। सामूहिकता के लिए प्रयत्न मतलब कि फिर व्यक्ति क्या किए कि अपने एक जगह पर रहने का कोशिश करना प्रारंभ किया समूह के रूप में। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति यदि कहीं रहे तो कोई भी जीव, जंतु, जानवर उस ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन जब वह समूह में रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है ना। इसीलिए हम देखें कि जब सभ्यता प्रारंभ हो रही थी तो उस समय लोग मानसिक संतुष्टि और सामूहिकता का प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप ही मतलब कि जो व्यक्ति सुरक्षा चाहने लगा, मानसिक संतुष्टि चाहने लगा और सामूहिकता के प्रयत्न से ही, समूह में रहने के प्रयत्न से, कोशिश से ही विवाह और परिवार जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। अर्थात सामूहिकता में रहने लगे, तब जाकर ये जो आपका विवाह संस्था है, परिवार संस्था है, इसका उद्भव हुआ, ठीक है। विवाह और परिवार विकास के चाहे किसी भी स्तर में रहे हों, प्रत्येक स्तर में व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि वह विवाह और रक्त संबंधित व्यक्तियों के बीच जिस सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है ना। अर्थात विवाह के माध्यम से, परिवार के माध्यम से ही वह व्यक्ति समाज में आर्थिक सुरक्षा और अपनी खुद का सुरक्षा कर सकता है, ठीक है। कुल का मर्यादा बनाए रखने के लिए न केवल व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को विकसित किया गया, बल्कि यह प्रयत्न किया गया कि निकट संबंधी के साथ स्थापित होने वाले संबंधों को अधिक से अधिक व्यवस्थित बनाया जाए, है ना। अर्थात हम जिस परिवार में, जिस कुल में रहते हैं, वहाँ पे कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम्स होते हैं, है ना। तो उस नियम की आवश्यकता पड़ी, तो उस नियम की आवश्यकता जब पड़ी तो उसका बनाया गया, और वो बनाया जो गया वो ही कहलाया आपका क्या, नातेदारी व्यवस्था, है ना। क्योंकि हमने समाज में जब समूह में रहेंगे तो किसी को तो चाचा, किसी को काका, किसी को दादा, है ना, किसी को दादी, किसी को माँ, है ना, का श्रेणी देकर हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
कहता है कि वर्तमान हित प्रधान युग में व्यक्ति सभी समूहों के अंतर्गत केवल उतने ही संबंध स्थापित करता है जिससे उसके हितों की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। वाकई में सही बात है। क्या जो वर्तमान व्यक्ति क्या है, हित प्रधान हो गया है। हित प्रधान मतलब बस हमारी काम बननी चाहे, है ना। अर्थात हम आज वर्तमान में व्यक्तिवादिता बन गए हैं, समूहवादिता नहीं। अर्थात हमें जिस व्यक्ति से अपना काम निकालना है उस व्यक्ति से बस हम अपना रिलेशन जोड़ते हैं, और जैसे ही हमारा काम समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति से फिर हम लोग अलग हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। ठीक है कि जिस व्यक्ति से हमें आवश्यकता होता है उससे हम प्रेम भाव से बोलते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, है ना, उसको घर बुलाते हैं, खातिरदारी करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम निकलता है फिर वह व्यक्ति और हमारा रिलेशन जो है थोड़ा दूरियां धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। ठीक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए बंधुत्व, आत्मीयता तथा समायोजन का महत्व स्वार्थों की पूर्ति से कहीं अधिक है। ठीक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए हम देखें तो बंधुत्व, आत्मीयता और समायोजन का महत्वपूर्ण स्वार्थों की पूर्ति से कहीं अधिक है। मतलब जो हम स्वार्थ करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो उससे कहीं अधिक व्यक्ति के विकास किस में होता है? बंधुत्व में और आत्मीयता में। ठीक है। आत्मीयता मतलब हम अपने जैसा ही दूसरे को भी समझें, है ना। मतलब अपने परिवार की तरह ही दूसरे परिवार को भी, व्यक्ति को समझें। ठीक है। कुछ लोग का अपना समझकर अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है ना। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने तो नहीं होते हैं लेकिन उनको अनौपचारिक रूप से अपना मानते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो बहुत सारे ऐसा रिलेशन होता है जिसका हमारे जीवन में कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम उनको अपने भैया बना लें, हम उनको अपना मामा बना लें, है ना। तो ऐसा भी संबंध स्थापित होता है। ठीक है। तथा अपने मानसिक जीवन के स्वार्थ बनाने के अवसर प्राप्त करता है, और यही कारण है कि मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र के अंतर्गत अब नातेदारी संबंधों का अध्ययन एक विशेष महत्वपूर्ण महत्व दिया जाने लगा है ना। अर्थात मानसिक जीवन को स्वार्थ बनाने के अवसर प्राप्त करता रहा है ना। अर्थात हम देखें तो मनुष्य क्या है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी काम बनने, उसके लिए वह स्वार्थ करते जा रहा है। तो यही कारण है, मतलब स्वार्थ जो बढ़ता जा रहा है ना, मैं की भावना, वहाँ पे हम की भावना समाप्त होती जा रही है। तो इसी मैं की भावना के लिए ही समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत इस नातेदारी के टॉपिक को, है ना, नातेदारी संबंधों को विशेष महत्व दिया जाने लगा और इसे अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नातेदारी के व्यवस्था का अर्थ। अभी तो हम लोग परिचय देखे, क्या कारण क्या है भाई कि इस चैप्टर को हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ा। तो हम लोग देखें ना कि लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है, मैं की भावना बढ़ती जा रही है, हम की भावना समाप्त होती जा रही है। ठीक है। तो इस वजह से हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे नातेदारी व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ किनशिप सिस्टम। ठीक है। चलिए, तो कहते हैं समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ये भी बात सही है कि नहीं है? कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर क्या अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ साथ भावनात्मक प्राणी है। तो भावनात्मक प्राणी है तो उसके किसी के ऊपर तो भावना जानी चाहिए ना, मानव के ऊपर ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधा के ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो वह व्यक्ति को अपना जीवन को
है ना व्यतीत करने के लिए उसे है ना और भी व्यक्ति की हेल्प लेना पड़ता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिसके बीच उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना। हर व्यक्ति जो होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे व्यक्तियों से वह घिरा होता है। घिरा होता है मतलब कि वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहता है। जैसे हम देखें तो माँ के संपर्क में, पिता के संपर्क में, भाई के संपर्क में, बहन के संपर्क में, मामा के संपर्क में, मामी के संपर्क में, बहुत सारे लोगों के संपर्क में वह व्यक्ति घिरा हुआ रहता है और उसी से अपनी आवश्यकताओं की भी पूरा करता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है वह अकेला नहीं रह सकता है, वह अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, उसकी भी बहुत सारी आवश्यकता हैं। तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं, है ना। ठीक है। एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। ठीक है। जैसे हम देखें तो व्यक्ति का जो होता है वो संबंध रक्त के माध्यम से होता है और विवाह के माध्यम से होता है ना। बताइए आप लोग। ठीक है। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का संबंध जो है, व्यक्ति का जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं देखें तो विवाह के माध्यम से होता है और दूसरा रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है। हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते। कुछ व्यक्ति से हमारी निकटता बहुत अधिक होती है तो कुछ व्यक्ति से थोड़ी दूरियां होती है ना। और कुछ व्यक्ति से जो होता है बहुत अधिक घनिष्ठ होता है और कुछ व्यक्ति से हमारा जो रिलेशन होता है वह औपचारिक मात्र होती है। ठीक है। मतलब औपचारिक मतलब जैसे हम देखें तो जब हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा रिलेशन होता है एक अधिकारी से वो क्या होता है? औपचारिक होता है ना कि बस जो हमारा काम है बस उस कार्य को किए और फिर वहाँ से अपना प्रस्थान कर दी। ठीक है। देखिए कुछ डेफिनेशन भी दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। मानव शास्त्रीय शब्दकोश है ना, डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार कहता है कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध होते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, है ना। अर्थात नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना। नातेदारी व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना, मतलब कि समाज जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। और सभी संबंध होते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होता है ना। कल्पित मतलब क्या होता है? बनावट, कुछ बनावट होता है और जो कुछ होता है वह हमारा रक्त संबंध पे होता है। बनावट मतलब विवाह। विवाह क्या है? विवाह जो है आपका अचीव करते हैं हम लोग, है ना, बनाते हैं ना, विवाह हम लोग करते हैं। लेकिन कुछ संबंध जो होते हैं वो हमारे रक्त संबंध पर आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है रॉबिन फॉक्स। रॉबिन फॉक्स महोदय जो हैं उन्होंने नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले हो, है ना। अर्थात नातेदारी का तात्पर्य जो है स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। स्वजन मतलब जो हमारे सगे संबंध होते हैं, है ना, उनके मध्य जो स्थापित होने वाले संबंध है वह है आपका वास्तविक या काल्पनिक। ठीक है।
रेडकिल ब्राउन महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया? रेडकिल ब्राउन महोदय बताते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध से है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप के आधार है। ठीक है, अर्थात जो हमारा कुछ रिश्ते होते हैं, नातेदारी जो होते हैं, वो स्वीकृत वंश होते हैं और कुछ हमारे सामाजिक संबंधों का प्रथागत स्वरूप होते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी ये देखें, कहता है कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि नातेदारी संस्था 3 विशेषताओं का समावेश होता है। पहला हम देखें तो नातेदारी व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह के संबंध पाए जाते हैं, है ना। मतलब जो हमारा पारस्परिक संबंध है उससे देखें तो रक्त और विवाह से संबंध पाए जाते हैं। दूसरा है आपका रक्त संबंधों का सदैव वास्तविक होना आवश्यक नहीं है ना। जो हम लोग रिश्ते देते हैं, संबंध देखें तो वह रक्त संबंध से सदैव वास्तविक नहीं होता है। कुछ जो होते हैं वो आपका अवास्तविक भी होता है। जैसे हम देखें तो बच्चे को गोद लिया गया है तो गोद लेने वाले व्यक्ति का रक्त संबंध ही माना जाएगा, है ना। जो गोद लेते हैं उस रिलेशन को भी हम देखें तो आपका क्या कहलाएगा? रक्त संबंध से ही कहलाएगा। नातेदारी संबंध कुछ नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं तथा इन नियमों का फलस्वरूप प्रथागत रूप से मान्य होता है। ठीक है, नातेदारी की जो है वो आपका 2 श्रेणियों में आता है। पहला आता है आपका रक्त संबंधी और दूसरा आता है आपका विवाह संबंधी। ठीक है, तो रक्त श्रेणी में वे लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होते हैं, होने का कारण है। ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी कहलाते हैं। रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं है। ठीक है, यदि हम देखें तो उदाहरण के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाले टोडा जनजातियों में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे स्थिति में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उस स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। जो पति पुरुषोत्तमी एक संस्कार है जिसको उसे धनुष बाण भेंट कर देता है, उसे जन्म देने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है ना। अर्थात जो पुरुषोत्तमी संस्कार है उसमें क्या होता है, उसमें देखें तो जब औरत गर्भवती होती है तो उस समय, है ना, 6वें महीना जब क्रॉस होता है तो उस समय जो पुरुष उस महिला को धनुष और बांध देती है वही पुरुष उस बच्चे का वास्तविक पिता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विवाह संबंधी नातेदारी, है ना। विवाह संबंधी नातेदारी जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल अपनी पत्नी से ही नहीं बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे अवगत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग को यदि नहीं समझ में आ रहा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आया, हम आपको पुनः बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।